Yes, again, good morning, dear students. Yes, introduction of macroeconomics. Before starting of macroeconomics, I would like to explain here. Before 1929, there was only one economics, but in 1929, J.M. Keynes, who was the father of modern economics, introduced the new concept of macroeconomics. Before that, many economists were called classical school. But in 1929, Great Depression year, महामंदी का दौर था. That time, Professor J.M. John Maynard Keynes, who introduced macroeconomics. उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो वो क्या कहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट at always equilibrium, aggregate demand is equal to aggregate supply. डिमांड आपने पढ़ा है, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड added here, a for aggregate. Aggregate means total demand demanded by total demand of commodity of quantities that is demanded by private person, government and from rest of the world and for investment purpose. मीन पूरी इकोनॉमी में पूरे कंट्री में जो डिमांड की जाती है इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. इकोनॉमी को क्या कहा, क्लासिकल वालों ने कहा कि इकोनॉमी क्लासिकल इकोनॉमी से इकोनॉमी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. बट केन्स ने क्या कहा, इट बिलीव दैट इकोनॉमी मे बी इक्विलिब्रियम, full employment, aggregate demand is equal to aggregate supply, and the two situation also may become one is over and one is below. The two economists, the two situation, one was classical school, classical economist, and one side Keynesian economist. क्लासिकल ने क्या कहा, इट इज अज्यूम दैट इकोनॉमी ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितनी डिमांड इकोनॉमी में होती है उतनी ही सप्लाई होती है, हमेशा बैलेंस में रहती है. बट केज ने कहा नहीं, इट मे बी इक्विलिब्रियम, नो डाउट, इट एट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि ऊपर भी हो सकता है, डिमांड ज्यादा भी हो सकती है इन कंपेयर टू एएस, और एग्रीगेट डिमांड बिलो, नीचे भी हो सकती है इन कंपेयर टू एएस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. क्लासिकल ने कहा इफ, चलो लेट्स सी, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बिकॉज देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, हेंस गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती. ठीक है, अगर हम मानते हैं कि मे बी समटाइम्स इकोनॉमी में भी इम्बैलेंस, इवन द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, फिर भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती. बट यहां पर क्लासिकल इकोनॉमी केन्ज ने क्या कहा, जेम केन्ज ने कहा कि गवर्नमेंट डज इंटरफेयर व्हेन देयर आइदर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. डज इंटरफेयर, गवर्नमेंट को करना ही होता है. द गवर्नमेंट डज वर्ड मीन हियर इट शो करना ही है, करना होता ही है when there is either excess demand or deficient demand.
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा इफ देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम, चलो मानते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, अगर इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम होता है, इट विल बी ऑटोमेटिकली, कहते हैं कि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, it will be automatically corrected by the market forces of demand and supply without interfere of the government. It was believed, it was assumption given by the classical economist कि जो classical economist थे, पुराने थे, before 1929 से पहले के थे, they assumed here this type of the theory कि जो इस साइड मैंने लिखा हुआ है सारी उन्होंने बनाई हुई है कि पहली बात है फुल एम्प्लॉयमेंट है, सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, अगर डिसइक्विलिब्रियम हो भी जाता है, इफ मे बी डिसइक्विलिब्रियम, नो नीड टू गवर्नमेंट intervention to correct this situation because it is automatically corrected by the market forces of demand and supply. ये कब तक थी? It was believed up to till 1930, 1930 और 1929 तक थी. Aggregate supply flow is perfectly inelastic. I will tell you with the diagrammatic this point, but up to here you can do here. अब इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तीन सिचुएशन हो सकती है. Who said this thing? जेम केन्स. जेम ने कहा कि एक्सेस भी हो सकता है, डेफिशिएंट भी हो सकती है और इक्विलिब्रियम भी हो सकती है. कौन इंटरफेयर करेगा? फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर व्हेन देयर इज एक्सेस और डेफिशिएंट. अगर एक्सेस होती है भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी टू करेक्ट दिस सिचुएशन, अगर डेफिशिएंट होती है तब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. दिस केम इनटू, कब आया ये? केंजियन स्कूल, मैक्रो इकोनॉमिक्स, employment theory, these are the same thing. This came into exist in the economy after Great Depression year 1929 and 30, when the free economy, automatic system, free economy का system क्या हो गया था? Free economy system, automatic system failed to bring equilibrium. 1929 से लेके 33 तक किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया था. ऑटोमेटिकली लास्ट में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ा. और केन्ज ने अपनी बुक पब्लिश की थी 1936 में, ए जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी. 1936 में एक बुक पब्लिश की जेम केन्स ने और कहा कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वी कैन नॉट करेक्ट ऑफ आवर इम्बैलेंस इकोनॉमी. और बिल्कुल जो फ्री इकोनॉमी थी, फ्री इकोनॉमी मीन डिमांड एंड सप्लाई करेक्ट करेंगे, वो क्या हो गया था? सिस्टम फेल टू ब्रिंग, वो किसी प्रकार चेंजेस नहीं लाया पाया था. इज इट क्लियर अप टू हियर? हेलो, हेलो, हेलो. Voice is not coming from your side. What happened? Isha? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. After that, now we will start of our macroeconomics. Then introduce. अब आपको पता चल गया कि भी क्लासिकल कहाँ तक था? 1920. उसके बाद क्या था? मॉडर्न इकोनॉमिक्स. और किसने स्टार्ट किया था? जेम केन्स ने. अब लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी. Macroeconomics started James Keynes. Eminent economist has played an important role in the development of economics, in the specialization in the macroeconomics. He is called the father of modern economics. Yes.
He is called the father of modern economics. He wrote a book. He wrote a book of macroeconomics named Journal Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936. अपनी बुक थी जो कब पब्लिश की थी 1936 में. किसके ऊपर थी स्पेशल? how to remove the great depression, how to overcome the situation of a ग्रेट डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब होता है महामंदी आ जाना इकोनॉमी में, जहाँ डिमांड न होना, सप्लाई एक्सेस होना, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई थी. तो बुक कब लिखी गई थी? 1936 में पब्लिश हुई थी. नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. Macroeconomics is also called alternative theory of income and employment. इसको क्या कह सकते हैं? Keynesian theory, macroeconomics, and one is the theory of income and employment. हम इसको income और employment के नाम से भी क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं. We are talking about here macroeconomics. हम बातें कर रहे हैं. Who introduced? James Keynes. किसने स्टार्ट किया था इसको? जेम केन्स ने. जेम केन्स की बुक कब पब्लिश हुई थी? 1936 में. अब आता है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? मैक्रो, मैक्रो इज ए वाइडर कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है लार्ज. मैक्रो मीन लार्ज लेवल. इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, individual firm, demand and supply. But in macroeconomics we will study economy as a whole. whole मतलब पूरी इकोनॉमी की. Try to understand, बहुत easy definition है. The study of aggregate or average covering the entire economy. Aggregate मैंने बोला ना, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी है. Total demanded by the all people all over the country. पूरे देश में कितनी डिमांड करते हैं? कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, सच एज नेशनल इनकम. दिस आर द एग्जांपल, दिस आर द नेम ऑफ द चैप्टर. आप नेम भी लिख सकते हो चैप्टर के. कैसे? नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, देन आफ्टर बजट, BOP, balance of payment, clear, foreign exchange. These are the chapter we will study in the macroeconomics. Average covering entire economy such as national income, employment, aggregate demand, general price level. It is the part of economics. Macroeconomics is a part. Obviously, it's a part. The two part in our 12th class, the main economics, one is microeconomics and one is a macroeconomics. It is the part of the economics theory which studies the behavior of the aggregates. वहां पर हम बात करते हैं कि माइक्रो में which is the studies of a micro या individual behavior of an economy. हम यहाँ पे बात करते हैं behavior of aggregates of an economy as a whole. Any doubt up to here? Yes. The scope of macroeconomics. सर इसमें हमारे क्या स्कोप है? हम क्या स्टडी करते हैं? क्या चीजों को पढ़ते हैं? तो here again the same thing, we will be repeat the name of the chapter and name of the concept which we will study in this book. Employment, national income, general price level, theory of money, banking, international trade, BOP, balance of payment, foreign exchange and economic growth. Okay, up to clear this thing? I hope you are getting my point. Introduction. The second is macroeconomics meaning. Then after scope, example, then importance of macroeconomics.
importance we will do later. First we understand something of about macroeconomics. पहले मैक्रोइकोनॉमिक्स को समझते हैं, बाद में उसकी इंपॉर्टेंस करते हैं. अगर पहले किसी की इंपॉर्टेंस चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रेमिंग मेथड हो जाएगा. समझ के करते हैं. Something we will see the difference between micro and macroeconomics. क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं. बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. फिर भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं. हैव यू डाउट? मीनिंग ऐसा लगता है जैसे फोन ऑन करके ना एक बार जुड़ के कनेक्शन कनेक्ट करके पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हो. कम्युनिकेशन नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा. ऐसे तो मैं भी नोट्स उठा के भेज सकता हूँ, बट द पर्पज ऑफ द क्लास पर्पज इज बोथ वे कम्युनिकेशन. इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. ये किसकी स्टडी करता है? माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करता है. और ये किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी होल. इट डील विद इंडिविजुअल यूनिट. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लिमिटेड, नहीं होता एग्रीगेशन. बट ये किसकी स्टडी करता है? होल. वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा होता है. होल इंडस्ट्री, इसमें हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री, शुगर इसमें बात करेंगे पूरे देश की शुगर इंडस्ट्री. नेशनल इनकम एग्जांपल ऑफ ए एग्रीगेट. It deal with the central problem. It deal with the central problem. Which are central problem? Do you know very well in the 11th class which you have studied? What to produce, how to produce, and for whom to produce. Or its central problem are determination of level of income and employment. This is related to income and employment. Related problem, aggregate demand, aggregate supply. The main instrument of microeconomics is economic problem are demand and supply. The main instrument to study macroeconomics में क्या है? aggregate demand and aggregate supply. यहाँ पे क्या वर्ड है? aggregate है, और यहाँ पर क्या है? simple demand and supply. प्राइस इज डिटरमिनेट टू सोल्व प्रॉब्लम. यहाँ पर जो प्राइस डिटरमिनेट की जाती है, सोल्व की जाती है प्रॉब्लम को. यहाँ पर इनकम डिटरमिनेशन किया जाता है. इनकम डिटरमिनेशन टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ए मैक्रो. ध्यान रखना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैंने पहले बोला था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. और यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है यहाँ पे. It is also known the price theory. इसको क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी. And here this is theory of income and employment. Macroeconomics is general theory of income and employment. और यहाँ पर क्या कहा जाता है? जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी. हेलो हर्षित, हेलो हर्षित, हेलो हर्षित. The theory of income and employment. It is derived from the Greek word micros, M-I-K-R-O-S. Micros means small. इसको small कहा जाता है. Derived कहाँ से किया गया? Greek word से. It is derived from the Greek word of micros, or it is derived from the Greek word of a macros, M-A-K-R-O-S. macros से लिया गया है, जिसका मतलब होता है large, M-A-K-R-O-S. और M-A-C-R-O है, C को बदल के K कर दो, बाकी सेम रहेगा, M-I-C-R-O. माइक्रो को K लगा दो यहाँ पे, सिर्फ K का अंतर है, बाकी बोथ आर सेम डेफिनेशन. यहाँ पर K है और यहाँ भी K को चेंज कर दो, C चेंज K, अदरवाइज बोथ आर सेम थिंग. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला था? M-A-K और माइक्रो को M-I-K. बोथ आर derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड से लिए गए, जिनका मतलब होता है स्मॉल एंड लार्ज.
ठीक है, अगेन प्लीज चेक, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। हर्षित, हेलो हेलो, यस सर। इतनी लेट कहाँ थे? कहाँ रह गए थे? अभी देखा है सर, फोन अभी जी, लिया है हाथ में। फोन अभी मिला है आपको? यस सर। चेक करना चाहिए ना, देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मिस हो गए हैं, चले गए हैं। अब बताओ कैसे रिपीट करें। द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं होल। इट डील विद द लिमिटेड डिग्री, इंडिविजुअल के साथ डील करता है। और डील विद एग्रीगेशन, ये किसके साथ डील करता है? एग्रीगेशन के साथ डील करता है। इट डील विद सेंट्रल प्रॉब्लम, और इट डील विद द determination of level and income and employment. The main instrument here to study about demand and supply. The main instrument to study macroeconomics, demand and supply. Sorry, aggregate demand and supply. Aggregate demand, और यहाँ पर क्या बोलेंगे? Simple demand. इससे कहा लीजिए प्राइस डिटर्मिनेशन, इसको कहा जाता है प्राइस थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन। दिस इज कॉल्ड हियर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटर्मिनेशन। क्या कहा जाता है इसको? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, शो इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर, स्टडी अज्यूमिंग अदर बीइंग इक्वल। इट यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है। इट शो इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर on the study of assuming other being equal, कि दूसरे फैक्टर को क्या करता है? चेंज करता है। अज्यूम, लेकिन अज्यूम करना पड़ता है तभी हम इसको मानते हैं। तो एक फैक्टर में चेंज होता है तो दूसरा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इट यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम, ये किसके ऊपर बिलीव करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और ये क्या कहता है? दैट इज ए जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। एनालिसिस इज इंटरडिपेंडेंस अमंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, इज इंटरडिपेंडेंस है। और ये क्या करता है? अज्यूम करता है कि वी आर दैट स्टडी ऑफ वन फैक्टर, द अदर फैक्टर वुड बी कांस्टेंट, ये फैक्टर में कांस्टेंट रहेगा। बट हियर इंटरडिपेंडेंस ऑफ अमंग द फैक्टर, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग इज स्टडीज, मतलब ये सभी वेरिएबल जो हैं वी विल स्टडी इन दिस बुक। हम बात करेंगे टोटल कंजम्पशन की, टोटल आउटपुट की, टोटल सेविंग की, जो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं। दिस इज प्राइस थ्योरी और दिस इज जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कहां से लिया गया? माइक्रो से, MIK से। और ये कहां से लिया गया? MAKRO। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और अदर पॉइंट हम कर चुके हैं। केंजियन थ्योरी, नेक्स्ट वन प्लीज। आफ्टर दैट, which we have studied here, meaning of macroeconomics, scope of macroeconomics, difference between micro and macro, and then second the difference between classical and Keynesian theory. अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। Macroeconomics is a part of economics that study economy whole, national, aggregate, which we have already completed. हम कर चुके हैं पॉइंट, आप चेक कर लेना। It is also called income of theory and employment theory. अभी मैंने बताया था, हम कर चुके हैं। Structure of macro में हम क्या करेंगे? Economy is whole, different sector of the economy. देखो, we want to now understand of our economy, so we have need to the divide of our economy into various sectors. अगर हम समझना चाहते हैं तो sectors में इसको divide कर देते हैं। In the 9th class, if you have studied in the second chapter, the sector of Indian economy, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा
कि इकोनॉमी को समझने के लिए हमने 3 सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सेक्टर है, थोड़े से अलग डिफरेंट सेक्टर है, बट यहाँ पर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, इस तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर। इकोनॉमी में डिवाइडेड डिफरेंट सेक्टर। पहली बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। लेट्स सी, प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे 4 सेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, साथ साथ में रिपीट करिए प्लीज। वन इज ए household sector, हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। चिल्ला प्रोड्यूसर के बोलो, सेक्टर, पता लगे पड़ोसियों की पढ़ रहे हो कृष्ण बना में पब्लिक स्कूल में, थोड़ा चिल्ला के बोला करो। प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, हाँ। थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर। बिल्कुल मेरे कान तरस गए तुम्हारी आवाज सुनने को, बिल्कुल मन करता है कि कब क्लास लगे, कि कब मैं तुम्हारी आवाज सुनूं, कब तुम्हारी चहचहाट सुनूं, कब तुम्हारी अटखेलियां देखूं, कब तुम्हारी शरारतें देखूं, कब तुम्हें मैं डांटूं, है ना। बहुत यस सर। बहुत मन करता है, बिल्कुल ऐसा भी है ना, मन नहीं लगता बच्चों के बिना। तो वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, द सेकेंड इज ए प्रोड्यूसर सेक्टर, and the third is a government sector, and the fourth is गवर्नमेंट, rest of the world. Finance mean that is a rest of the world sector. ये मेन सेक्टर है जो मैं बताना चाहूँ। मेन पॉइंट करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाए हुए, जो इजी पॉइंट है मैंने वो डाले हुए पहले, क्योंकि बाद में जब विजुअलाइज क्लास होगी तभी पॉसिबल होता है कि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें। अभी जो मेन पॉइंट है वो डाले हुए, तो इनको समझते रहना। पहला कौन सा पॉइंट बताया मैंने? 3 पॉइंट। अभी मैं बता रहा हूँ आपको सेक्टर्स। तो पहला मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहाँ पे हाउस होल्ड दिखाई दे रहा है, पहला इसको पहला सेक्टर दे रहा हूँ हाउस होल्ड, इसको अंडरलाइन थोड़ा कर देता हूँ, हाईलाइट ताकि आपको याद रहे। हाउस होल्ड सेक्टर, देन सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड द थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओनली 4 सेक्टर ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड इंगेज इन द कंजम्पशन। हाउस होल्ड हम आते हैं जिसमें हम का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हम कंज्यूम करते हैं, हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जैसे हमारे घर में जो जितने भी पर्सन है जो सिर्फ खाते पीते एंजॉय करते हैं, दे आर एंगेज मीन हाउस होल्ड सेक्टर, द टाइप ऑफ द सेक्टर द पीपल एंगेज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो केवल क्या करते हैं, वस्तु सेवाओं को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। फिर सेकंड सेक्टर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर होता है जैसे दुकानदार होते हैं जो वस्तु को बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। प्रोड्यूसर कौन होता है? हु प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रियंका यादव, हेलो प्रियंका, हेलो प्रियंका, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे आज? सर आज थोड़ा लेट हुए थे। क्या बना रहे थे घर पे? हलवा पूरी बना रहे थे? नहीं सर, खाना बना रहे थे हम। खाना बना रहे थे ना। देखो Yes, ये sir. बेनिफिट है सैटेलाइट का। सैटेलाइट के थ्रू घर बैठे पता चल जाता है कि प्रियंका क्या बना रही है। चलो बहुत लेट हो गया बेटा, बहुत लेट हो गया, आप वीडियो चेक कर लेना। अभी 10 मिनट और रहती है क्लास, ज्यादा नहीं। प्रोड्यूसर सेक्टर मीन दैट टाइप ऑफ द सेक्टर हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड प्रियंका जैसे होते हैं जो हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, घर पे वस्तुओं को क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। हर्षित कौन होता है? प्रोडक्शन सेक्टर में आता है, जो बहुत मतलब बिजनेस करता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर कौन आते हैं? सैली गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, हु एंगेज इन द एक्टिविटीज लाइक टैक्सेशन एंड सब्सिडीज मीन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट किसको बोलेंगे? मीन दैट टाइप ऑफ द सेक्टर the person are engaged in various type of the government activities like taxation and subsidies who provide to the household sector as well as a producer sector। और rest of the sector में जितने भी बचे हुए बाकी बच्चे, स्नेहा है, प्रांजलि है, ठीक है, ये सभी बच्चे किस सेक्टर में आते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विदेशों में रहते हैं। रिया है, ईशा है, सॉरी रिया तो नहीं है, ईशा है,
तमन्ना है, ये सभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। दोबारा एक बार सुन लीजिए। प्रियंका जो बहुत बिजी है खाना बनाने में, शी इज कम इन द कैटेगरी ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, दैट हु कंज्यूम गुड्स, जो वस्तु को कंज्यूम करती है। प्रोड्यूसर बनाने वाला कौन है? हर्षित है। और गवर्नमेंट सेक्टर सैली है, जो ऑफिसर है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्सेशन इम्पोज करती है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो बाकी बच्चे हैं, प्रांजलि है, स्नेहा है, ये विदेशों में रहते हैं, ठीक है। द सेक्टर एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। आई होप दैट यू हैव क्लियर दिस थिंग। दिस आर द 4 सेक्टर्स। ये क्या है? 4 सेक्टर है। बड़े खुश हो गए बच्चे सुन के ना, सारे के सारे, कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, कोई विदेश में रहने लगा, कोई कंजम्पशन करने लगा, और कोई बिजनेसमैन बन गया, है ना। तो लेट्स सी द फाइनेंशियल सेक्टर एंगेज इन एक्टिविटी बोरोइंग एंड लेंडिंग। ये भी दे दिया इसने, वैसे है नहीं। ये भी फाइनेंशियल सेक्टर एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। और बाकी जो बच्चे हमारे कॉमर्स के बच जाते हैं, निशा है, ये क्या करते हैं? बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं, जो हमारी कैटेगरी में तो नहीं आते, बट इनको अलग रख लेते हैं। दिस आर इन द फाइनेंशियल सेक्टर। बट मेन जो सेक्टर है इकोनॉमी में, हमारे 4 ही सेक्टर रहेंगे, ध्यान रखना। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, and the one is government sector and one is the rest of the world। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, जिसमें एनी टाइम वी कैन डू, मीन द पीपल कैन डू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लेकिन हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को अगर शामिल ना करें तो हम बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी, कि जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। ध्यान रखना, हम चैप्टर स्टार्ट करें बस 1-2 दिन के अंदर, नेशनल इनकम। तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से जो न्यूमेरिकल पॉइंट आप घर बैठे कर सकते हो, आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। कम से कम यानी नेशनल इनकम के 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे, और 3 चैप्टर में आपके क्या करूँगा, वहां से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहां से कोई भी 3 चैप्टर में हटा दूंगा। बट 100% 3 चैप्टर अप टू नेशनल इनकम आई वांट टू इंक्लूड इन द हाफ ईयरली एग्जाम। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। किसी बुक में 2 है, किसी बुक में 3 है, किसी बुक में 4 भी हो, 3 है बस, ज्यादा नहीं हो सकते। अप टू नेशनल इनकम तक मैं इसमें काउंट करूंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन अब हमारा स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से करना। एक बार अगर समझ में आ गया तो बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 3 चैप्टर वहां की थ्योरी के मैं वहां से हटा दूंगा, इसलिए बहुत बेसिक चल रहा है, और स्पीड से पूरा टाइम यूटिलाइज करके मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ 3 या 4 लेक्चर में। हो सकता है मैं बीच में कोई और रिलीज कर दूं संडे को, तो आप वीडियो चेक कर सकते हो, या टाइम में आपको बता दूंगा, संडे को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ जी, टेक डाउट। हेलो, यस प्लीज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी हमारे पास 6 मिनट और रहते हैं। सर्कुलर फ्लो आफ्टर द फाइनेंशियल सेक्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये थोड़े से पॉइंट है जो साथ साथ में इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर्कुलर क्या होता है? एक सर्कल होता है, जब एक सर्कल मूव करता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर। फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है कुछ चीज मूवमेंट में होती है। ऑफ इनकम, इनकम आपको पता ही है। इट रेफर टू फ्लो ऑफ इनकम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहना चाहता है कि इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का मूव करना, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, इनकम मूव करना, गुड्स का, सर्विसेज का मूव करना अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रियंका खाना मीन दैट कंज्यूम करती है, वो वस्तु कहां से खरीदती है? हर्षित से। हर्षित के पास इनकम आती है, इनकम दोबारा से वो क्या कर सकता है? हर्षित कहीं और पैसे मतलब क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। सैलरी से क्या पैसा कहाँ देते हैं? मार्केट में, अच्छे कपड़ों के ऊपर, अच्छे मतलब गहने के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर, और फर्नीचर के ऊपर, वटेवर जो घर की नीड है वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से क्या पैसा किसी के पास स्टोर रहता है क्या? मोहन सर को जो सैलरी मिलती है, क्या उसके घर पे एजिटी जमा हो जाती है बैंक में जाके? खर्चा नहीं होता क्या? है होता है बहुत सारा। हम मना कर रहा है, पता नहीं कोई कह रहा था पीछे से, ईशा कहती सर खर्चा नहीं करते, ऐसी बात थी मुझे सुनने में।
तो ऐसा है क्या, मतलब मानो ईशा के पापा पटवारी हैं, आपको पता है बहुत बड़े पटवारी हैं, तो जितना भी पैसा उनको इनकम में मिलता है, तो क्या वो पैसा उनके घर रह जाता है? नहीं, वो पैसा भी क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। आप कहोगे हमारे चेयरमैन बहुत अमीर है, ओबियसली अमीर है। क्या पैसा उनके पास सारा जितना तुम जमा करवाते हो एज ए फीस के रूप में, क्या वो सारा का सारा पैसा उनके पास रहता है? नहीं, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, गुरु जी को चला जाता है, गौशालों में चला जाता है, टीचर्स को चला जाता है, कंडक्टर सैलरी में चला जाता है। मोस्टली सारा पैसा क्या होता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी पर्सन के पास पैसा स्टोर नहीं होता अप टू ए लिमिटेड अमाउंट। वो पैसा मार्केट इकोनॉमी में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ ए इनकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये, काफी उससे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो बड़ा मजा आएगा इसमें, वी विल स्टडी। तो इट रेफर टू फ्लो ऑफ इनकम। अब सैली के पापा को जो पैसा मिलता है, एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है, वो पैसा कहाँ काम होता है, ठीक है ना, कई जगह पे होता है, घर की जरूरत भी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, फीस भी देनी होती है, एंटरटेनमेंट भी करवाना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द सेम थिंग। किसका पैसा इकट्ठा होता है, कोई बताएगा मुझे? किसी का नहीं होता। तो इट रेफर टू फ्लो ऑफ इनकम। द फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो का मतलब होता है चलने वाला, मूवमेंट करने वाला। इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that among the different sector of the economy, कि सभी सेक्टरों में पैसा क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट बनेगी तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। when the income or the flow of goods and services, the flow among the different sector of the economy is called circular flow of a income। यहाँ पर दो टाइप के हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर होंगे। enough for today, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। अब तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ये हो गई आज 21/8 और 2020 तक याद रहेगा, यहाँ तक हमें पॉइंट कर लिया। इनफ फॉर टुडे? यस सर। To revise to the video, time is over, only 1 minute is left. Thank you dear students, have a good day।